अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। फिर से नया चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हुआ। चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 3 हमारा, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जिसका नाम ये लाइफ लेसन्स के हिसाब से अगर आप देखें तो इट्स रियली नाइस टू लर्न दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स, दीज टाइप ऑफ लेसन्स। वी शुड गो थ्रू दीज टाइप ऑफ लेसन्स एज आर लाइफ लेसन्स। ये हमको ज़िंदगी का सबक सिखाते हैं। इतनी बढ़िया चैप्टर्स हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें हमको बताई जाती है कि हम अपने दिमाग से, गट से किस प्रकार सोचते हैं और कैसी मुश्किल परिस्थिति से हमें निकलना चाहिए। हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन अस। कि हम उस चीज़ को हम डिपेंड करते हैं कि ये हम पे, ये हमारा मेंटल स्टेबिलिटी, कितना मेंटल हम लेवल झेल सकते हैं, कितना प्रॉब्लम्स को हम कितना प्रेशर हम सहन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको सिंपल बता दूं कि कार्बन एक जो कोयला है, कोयला बहुत सालों तक दबा रहता है ज़मीन के अंदर और तब वो कोयला बनता है, ठीक है। पर एक स्पेसिफिक प्रेशर को झेलने की जो पावर आ जाती है कार्बन के अंदर, तब वो डायमंड बन जाता है। वो डायमंड यानी कि हीरा। हीरा बहुत बेशकीमती और कोयला बहुत सस्ता है, ठीक है। तो पर इसके अंदर वो दोनों के प्रेशर झेलने की सिचुएशन, अगर आप प्रेशर सही तरीके से नहीं झेल पाए तो वो भी आप हज़ारों सालों तक दबे रहने के बाद भी इवेंचुअली व्हाट यू विल बिकम अ कोयला। समझे? आप कोयला ही बन पाएंगे और कहीं पर जल जाएंगे। पर अगर आपने ध्यान दिया अपने खुद के प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर और आप उस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे, कुछ ऐसी आदतें आपने बनाई अपनी लाइफ के अंदर कि जो आपको डायमंड बना दे, तो हीरा बेशकीमती हो जाएगा। आप बेशकीमती हो जाएंगे उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो ये चैप्टर हमारा जो है, इससे पहले प्री टास्क में हर बार जब करता हूँ तो यूनिट 3 का हमारा जो प्री टास्क है वो ये कहता है, कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे डॉक्टर हमारा इलाज करने से पहले हमें डायग्नोस करता है। डायग्नोस मतलब DIAGONOS, डायग्नोस DIAGNOS। डायग्नोस का मतलब क्या है? हमें चेक करता है। वो डायग्नोस हमें चेक करता है और चेक करता है, हमारे लक्षण देखता है कि हम किस प्रकार से, हम सही हैं, गलत हैं, क्या है, हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम हमें हो रही है, खांसी है, ज़ुकाम है, कितना कॉफ कितना बॉडी के अंदर है। तो वो सारी चीज़ों को जब ऐड करते हैं तब डॉक्टर इस बात के लेवल पे पहुंचता है, उससे पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है। लक्षण देखे, लाक्षणिकता, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उसी रिलेशन में ये बात की गई है। तो ये बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू ईट? आप दिन में कितने बार खाते हैं? कई लोग, इस पर आप ज़रूर राउंड अप कीजिएगा। फर्स्ट 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है वो सुबह का नाश्ता ज़रूर करते हैं। हम जो यहाँ के इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ रहते हैं, हम सुबह का नाश्ता ज़रूर करते हैं, दिन का भोजन ज़रूर करते हैं और रात का भोजन, यानी 3 टाइप तो हम करते ही करते हैं, एवरेज ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी कई ऐसे जो हैं लोग, वो नाश्ते को स्किप करके जल्दी खाना खा लेते हैं, यानी कि 10:30 11 बजे के आसपास खाना कंप्लीट कर लेते हैं उनका, और शाम का खाना भी उनका 5:30 6:30 के आसपास, ड्यू टू देयर रिलीजियस बिलीफ। अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वो ऐसा करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो सही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू ईट हेल्दी फूड? तो आपको सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आप क्या हेल्दी फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो ये बात तो सबसे ज़्यादा आप ही बता सकते हैं। हेल्दी फूड में क्या क्या आता है? जो वेजिटेबल्स हैं, वेजीज़ हैं, ग्रीन्स जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब आप लेते हैं कि नहीं? प्रोटीन आप कितना लेते हैं, कितनी दालें लेते हैं, लेंटिल्स कितने लेते हैं, ये सब चीज़ें आपके लाइफ के अंदर बहुत मायने रखती है। दूसरा, डू यू एवर गेट स्टमक एक? अब यहाँ पे एक्स जो वर्ड यूज़ किया गया वो अलग बात है, पर स्टमक एक राइट है। हेड एक होता है, स्टमक एक भी होता है। यहाँ पे सर दर्द और पेट दर्द, क्या आपको कभी पेट दर्द होता है? ऑफ्टन यानी कई बार होता है, कभी कभी होता है, रेयरली, बिल्कुल भी बहुत सालों में एक बार होता है, या नेवर, कभी नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी गई हैं। दूसरा, डू यू एवर फील नर्वस? क्या आप कभी डरा हुआ महसूस करते हैं? नॉर्मल चीज़ों में थोड़ा हल्का सा पेट में दर्द होता है, लोग तो मेरा लीवर तो फेल नहीं हो गया, ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो कुछ ऐसा तला तीखा चटपटा बहुत खाता हूँ, तो शायद मुझे लगता है मेरे लीवर में सूजन तो नहीं आ गई, हेपेटाइटिस बी तो नहीं हो गया। अपन ज़्यादा एक्सेसिव सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग। तो वैसा वो भी आप देख लीजिए कि आपको कभी नर्वस होते हो, ऑफ्टन, हमेशा नर्वस रहते हो, कभी कभी होते हो, रेयरली, कभी बहुत सालों में एक बार, वंस इन अ ब्लू मून, या फिर कभी नहीं। हाउ मेनी आवर्स अ नाइट डू यू स्लीप? सर्कल 1, कितने घंटे आप सोते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 9 9 प्लस, इनके आसपास क्या ही सभी लोग होंगे। कई लोग, अभी तो मोबाइल का दुनिया आ चुकी है, तो
रात भर जागते हैं 2-3 बजे तक, फिर सुबह वापस जाना, तो रूटीन ही होता है, सुबह उठ के जाना पड़ता है। ड्यू टू थैंक्स टू लॉकडाउन अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, पर जाना तो पड़ता है। तो 4, 5 और 6, 7, 8 या 9 कितने घंटे आप सोते हो, तो वो भी आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। अगला, हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू स्टडी, कितने घंटे आप स्टडी करते हैं। ये जो बात है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए पे लागू पड़ती है। कितने घंटे आप स्टडी करते हैं, 1 से 2 घंटे, लेस देन 1, 1 घंटे से भी कम, वो तो आप 99.9% उसके अंदर आ जाएंगे लेस देन 1 वाले में। बाकी 1 to 2 to 3 और 3 + 4+ आवर में जो रीड करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से सल्यूट है। और अगला है, डू यू हैव एनी एकेडमिक प्रेशर, क्या आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर है। आर यू वरीड अबाउट योर स्टडीज़, तो आपकी उम्र के अंदर बहुत ही रेयर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना चिंता होगी स्टडीज़ की, बाकी तो पेरेंट्स को ही है। पेरेंट्स, आपके हिस्से की चिंता भी पेरेंट्स ही बेचारे कर लेते हैं। तो अगर है सच में तो यस अ लॉट चिंता है, और नो नॉट मच, ज़्यादा चिंता नहीं है। एक दूसरी सम थोड़ी चिंता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको बनता है। अगला, डू यू फील एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फैमिली और वर्क, आपको लगता है कि आपकी फैमिली, पेरेंट्स और वर्क में से कोई प्रेशर आपको देता है। वर्क तो अभी आप स्टूडेंट है तो आप पे लागू नहीं पड़ता है, पर बाकी लोगों के ऊपर क्या पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं, आपको ये करना ही होगा अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगी। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रेशर आते हैं कि भाई देखो आपके काका का लड़का इतने परसेंटेज मार्क लेके पास हो गया, आप क्यों नहीं हो पाए, इतने परसेंट, वो सक्सेसफुल है आप सक्सेसफुल नहीं है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में है या नहीं है। नेक्स्ट, यस और लॉट, नॉट, नो नॉट मच और सम, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। डू यू एवर हैव हेडेक, क्या आपको कभी हेडेक होता है। ऑफ्टन, हाँ कभी कभी होता है। अगला, सम टाइम, रेयरली, नेवर, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर में दर्द होता है। डू यू प्ले एनी स्पोर्ट और डू एनी एक्सरसाइज, क्या आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, मैं ऑफ्टन कभी कभी करता हूँ, समटाइम्स करता हूँ, या रेयरली या नेवर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्री टास्क, तो ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम अगला हम अपना काम शुरू करते हैं। डिस्कस योर रिस्पॉन्सेज विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, डिस्कस करेंगे हम बाद में। रीड 1 में शुरू करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं वो है मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है, मैनेज योर स्ट्रेस। हमारे स्ट्रेस को हम कैसे सहन कर सकते हैं, और हमारी जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है उससे हमको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत लाना। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ऐसा लोचदार होना चाहिए दिमाग को कि वो दुख में भी सेट हो जाए और सुख में भी सेट हो जाए, गर्व ना करे और दुख में डिप्रेस ना हो जाए। तो वो दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। वो चीज़ ये चैप्टर अब हमको आज सिखाने की कोशिश करेगा, और आप सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। रीड 1, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड। हमारा जो बुद्धि है, माइंड, इमोशंस, हमारे जो विचार, हमारे जो अंदर के अनुभव है, एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड, वो सब आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। इंटरलिंक्ड मैंने अंडरलाइन किया, इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए हैं। एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, वो सभी एक साथ काम करते हैं। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश, ये आपको हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने में, जुदा करने में। डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। अगर आप उन्हें अलग अलग तरीके से पहचानेंगे और समझेंगे तो आप 100% इन तीनों चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। इनको अलग करके हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं मैं अब दिल से सोच रहा हूँ, दिमाग से सोच रहा हूँ। दिल दिमाग कुछ नहीं होता है, 2 ही चीज़ें होती है। एक आपका जो एक्यूमेन, जो आपका ब्रेन सोच रहा है, दूसरा आपका जो गट यानी कि गट फीलिंग कैसी कि आप इंटरनल नर्वस हो पर आपका दिमाग उस बात को मानता नहीं। तो आप देखो पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लग जाती है, डर लगता है, कई बार बटरफ्लाई जैसा फील होता है, आपको पेट के अंदर तकलीफ हो जाती है। तो वो सब चीज़ें आपकी गट फीलिंग है। गट यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ जो हमारे को बताती है, दिखाती है, दर्शाती है कि नहीं अब डर है हमारे को। ब्रेन के अंदर वो चीज़, वो ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है पर डर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, चैप्टर उसी बारे में। योर मेंटल कैपेसिटीज़, मेंटल कैपेसिटी हमारी सोचने समझने की शक्तियाँ, हमारी देखने की, हमारी सुनने की शक्ति, सूंघने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, देखने की, किसी चीज़ को टच करके फील करने की, ये सारी की सारी कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटीज़। योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटीज़ टू कॉन्सेंट्रेट, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन। वो क्या करती है, हमको एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कई चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को हम ले सकते हैं। टू रिमेंबर
ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन को, दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और उसमें से नई इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करते हैं। एंड टू बी इन पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और फिर उस पोजिशन में आते हैं, उस लेवल पे हम पहुंचते हैं कि लॉजिकली विचार करते हैं। आपने आज से 20 दिन पहले क्या खाना खाया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूल जाओगे। 20 दिन छोड़ो, परसों क्या खाया था वो भी हमको याद नहीं रहता, क्योंकि वो बेसिक है। हमारा ब्रेन उसके लिए बना ही नहीं है कि हम कल परसों तरसों 10 दिन 5 दिन पहले क्या खाना खाया उसको रिमेम्बरेंस करें और उसको दिमाग में रखें। तो हमारा ब्रेन उस जो डेटा, यूजलेस डेटा है, उसे डाइसेक्ट कर देता है। पर आपको ये बात याद होती है कि आप आज से 9 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले आपके बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था, किसने क्या, कौन से, किस टाइप का केक था, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेटा प्रोसेस अपने आप हो जाता है। तो लॉजिकल थिंकिंग आप करते हो। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी। आपको ज़रूरत है आपकी मेंटल कैपेसिटी की। सभी चीज़ें जब अलाइनमेंट में होंगी, सभी चीज़ें परफेक्ट होंगी, तब जाके आपकी मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी, तो आप स्टडी कर पाएंगे। टू वर्क, काम कर पाएंगे बेहतर। टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ। बहुत बढ़िया लाइन है, अंडरलाइन किया मैंने इसे। टू इम्पोज, आप इम्पोज कर पाएंगे, फोर्स कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, उसको अनुग्रहित कर पाएंगे। किस चीज़ को? कंस्ट्रक्टिव, जो किसी चीज़ का विकास कर रही है, कोई चीज़ को बना रही है। कंस्ट्रक्टिव, आपकी समाज के लिए कुछ बनाओगे, लाइफ के लिए कुछ बनाओगे, खुद के लिए कुछ बनाओगे, सम्मान बनाओगे, इज्जत बनाओगे, शोहरत कमाओगे। कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर। वर्केबल मतलब जिसके अंदर लोग काम करना चाहें, आप खुद भी काम के प्रति समर्पण भावना कि भाई मैं अपना जो वर्क कर रहा हूँ वो मेरी कार्यशैली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को इससे सबक मिले और लोग उसमें आगे बढ़े। तो वर्केबल ऑर्डर टू योर लाइफ, उसकी अपनी लाइफ के अंदर वो आप उस चीज़ को लेके आएंगे। अनुशासन एंड मेक रैशनल डे टू डे डिसीजंस। तो आप दिन के रैशनल यानी कि जिसमें आप नाप तोल के रैशनलाइज किया अपने चीज़ों को, फिर नापा है और तोला है और जाना कि नहीं ये सही है, ये गलत है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म का नुकसान करवाएगा। अभी मेरा भले फ़ायदा हो रहा है पर मैं लॉन्ग टर्म पे इसमें नुकसान में जाऊँगा। आज मैं 4 घंटे मेरी स्टडी में से 1 घंटा लेस करता हूँ तो आगे जाके मुझे वो पढ़ाई के अंदर फिर से उसे इम्पोज करना ही पड़ेगा। तो लास्ट टाइम पे अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो इवेंचुअली ये मार्क्स पे मेरे असर करेगा। तो रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्या करती है कि आपका जो लेक्चर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको उस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो वो एक रैशनल थिंकर ये सोचता है कि आगे जाके मुझे तकलीफ ना हो। इसलिए आपने देखा होगा बहुत लोगों से आपको शिकायत होती है, मैंने तो तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। आप कई लोगों को ऐसा बोलते हैं कि मैं तो ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा, मैं तो 4-4, 5-5 घंटे बैठा रहता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। बट जब आप उस चीज़ को देखते हो तब आपको बात समझ में आती है कि मैं किस प्रकार से, किस टाइप से उस चीज़ को रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज जब मैं चीज़ों को करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो उस आदमी ने अपने प्लानिंग, अपनी मेंटल कैपेसिटी को इस लेवल पे फोकस, क्लासरूम के अंदर भी इतने फोकस तौर पे वो रहा कि उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो एक बार ही प्रैक्टिस करके उस चीज़ को महारत हासिल कर गया। और अब उसकी दिमाग के अंदर जो रिमेंबरिंग, जो उसका दिमाग को याद रखने की क्षमता है वो बाकी लोगों से उसने ज़्यादा एक्सेसिव विकसित कर ली है। ठीक है, कोई भी ग्रेट होता नहीं है, उसको बनना पड़ता है। तो वो रैशनल डिसीजन लेने के लिए ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि आपके पास अगर चॉइस हो कि आप वर्क पे चल के जाएं, वर्क यानी आपका जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आप चल के जाएं, या फिर और टेकिंग द कार, या फिर कार लेके जाएं। द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड। अब फैक्ट ये है कि आपने लॉजिक लगाया कि या तो मैं पैदल चल के जाऊंगा या कार लेके जाऊंगा। अगर बारिश हो रही है एंड यू हैड अ कोल्ड, और आपको पहले से ही सर्दी, यू हैड अ कोल्ड, कुड लीड यू टू द डिसीजन, तो तुम्हें वो उस डिसीजन तक लेके जाएगा। कुड लीड यू टू द डिसीजन दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार। तब आप इस डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि ये अच्छा और बेहतर यही होगा कि आज मैं कार लेके जाऊं। बाय चांस पोल्यूशन करेगा कार, तो कार उसको नुकसान करेगी, कार उसको तकलीफ देगी, इन्वायरमेंट को कार नुकसान देगी, पल्यूट करेगी, वो सब होने वाला है। बट आप सोचो कि आपको तबीयत खराब है पर आप उस दिन आप कार लेके जाएंगे, तो दैट इज़ अ लॉजिकल थिंकिंग। तो बोले नहीं, आज मैं कार लेके जाऊँ, भले ही क्लोज बाय है मेरा ऑफिस पर मुझे वहाँ जाना चाहिए। You had a cold could lead you to the decision that it was better to take the car, full stop. That would be a rational decision based on the current circumstances. तो वो क्या होगा? वो एक रैशनल डिसीजन होगा। रैशनल मतलब सोच विचार कर, कैलकुलेट करके लिया गया डिसीजन। भले ही मेरी कार का पेट्रोल चले,
भले ही मेरे पैसे लगें, भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए इन्वायरमेंट को, बट फिर भी मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्वास्थ्य बचाने के लिए मैं आज बारिश की वजह से, और मुझे पहले से ही कोल्ड है, तो वो अगर फीवर की तरफ निकल गई तो मेरा बहुत सारा काम भी रुक जाएगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बीमार भी हो जाऊंगा, बॉडी से भी अशक्त रहूंगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर वो सब रैशनलाइज जब किया तो उसे पता चला कि भाई अभी रैशनल डिसीजन लिया है मैंने, वो बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टेंसेज, अभी फिलहाल के लिए। आज का माहौल ये था, बारिश भी आ रही है और कोल्ड भी है, तो दोनों सर्कमस्टेंसेज जब चेंज हुए तो व्यक्ति भी चेंज हुआ। ठीक है, द नेक्स्ट पैराग्राफ, द माइंड इज द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस। हमारा जो दिमाग है, द माइंड इज द रैशनल, वो रैशनलाइज करता है। लॉजिकल पार्ट ऑफ व्यू, वो हमारा दिमाग का लॉजिकल पार्ट है, वो एकदम सही देखते ही समझ जाता है कि ये सफ़ेद है या काला है, ये राइट है या रॉन्ग है, वो समझ जाता है। फिर हम उसके बाद मैनिपुलेशन अपना अलग करते हैं, और योर्स दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, वो ऐसे चॉइसेस करवाता है जो कि अनइमोशनल होते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का इमोशन नहीं ऐड होता है। चॉइसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, रिट्रीव मतलब वापस लेना, गैदर करना, किसी चीज़ को छोड़ दिया फिर वापस हमने, रिट्रीव इंफॉर्मेशन, एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, फिर वो उस चीज़ को ऑर्डर में ले आता है। किसी दोस्त ने आपकी हेल्प की होगी बहुत साल पहले, तो आपको वो बात याद रह जाती है, तो आप उस चीज़ को दिमाग में रखते हो, और फिर आप किसी ने आपको कोई रात को आपने 11-12 बजे कभी किसी से गाड़ी मांगी और उसने मना कर दिया, बोले नहीं गाड़ी आज नहीं, आज ठीक नहीं, बहाना बना दिया, आपको ऐसा लगा बहाना बना दिया, तो फिर आप मन में लेके बैठे हो, अब कभी इसका भी वक्त आएगा तो मैं इसे बताऊंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रैशनल, लॉजिकल, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर टू कैलकुलेट करके फिर आप उस चीज़ को वापस जवाब देते हो कि भाई मेरी भी आज गाड़ी ख़राब है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं तो नहीं आऊँगा, सॉरी तुम भी नहीं आए थे, ये सब वट जो भी आपके दिमाग में बातें हैं। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ काउंटर पार्ट टू द इमोशंस, ये हमारे इमोशंस का काउंटर पार्ट है। इमोशन मतलब हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, किसी बच्चे को देख के मन करता है कि भाई उसे प्यार कर लें, गुलाब के फूल को देख के मन करता है कि उसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और काउंटर पार्ट, ये उसका जो काउंटर पार्ट है यानी विपरीत जो पक्ष है, वो इमोशन का ये है जो कैलकुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, विचार करता है, बुद्धि वो ये करती है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशंस इज एग्जाम नर्व्स। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या, माइंड और इमोशन के बीच का जो खिलवाड़ चलता है, माइंड और इमोशन के बीच का जो युद्ध है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम नर्व्स। एग्ज़ाम नर्व्स का मतलब क्या है, हम एग्ज़ाम के टाइम पे जब डर जाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे बड़े बड़े महावीर योद्धा बाहुबली घबरा जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है वो किस प्रकार से होती है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प यू रिटेन वॉट यू हैव रिवाइज्ड। अब एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, हमारी मेंटल कैपेसिटी क्या करती है, हेल्प करती है हमारी, हैज़ हेल्प यू रिटेन वॉट यू हैव रिवाइज्ड, वो रिटेन करने की कोशिश करती है, वो वापस रिवाइज रिटेन करती है, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, डेटा वापस से हमारे दिमाग के कंप्यूटर में आता है, वॉट यू हैव रिवाइज, जो हमने रिवाइज किया था। ठीक है, यू नो योर स्टफ, आपको अपना स्टफ पता है, इसे अंडरलाइन कर लिया मैंने, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी है। तो ये बोलता है कि यू नो योर स्टफ, आपको अपना उत्तर पता है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनर जो है उसका सब कुछ आपको पता है, आप पहले से रिवाइज करके आए, पूरी बुक आपने पढ़ी हुई है। बट अब आ जाता है बट वेन यू एंटर द एग्जाम रूम, जब आप एग्जाम रूम के अंदर पहुंचते हैं, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज, और हो जाते हैं इमोशनल, वहाँ पहुँच के ऐसा मन के अंदर एक प्राइड और प्रेजुडिस बन जाता है। मैं जेन ऑस्टिन के नॉवल की बात मैंने पहले भी की थी, प्रेजुडिस हो जाता है। प्रेजुडिस मतलब क्या पता पेपर कैसा आएगा, हार्ड चेकिंग या टफ चेकिंग या लिबरल चेकिंग तो नहीं होगी। हार्ड चेकिंग तो जैसा वर्ड कोई होता ही नहीं है, एक हमने बोलते हैं चेकिंग, लिबरल चेकिंग होती है। लिबरल चेकिंग क्या, मुझे एज अ टीचर मैंने भी काफ़ी कॉपीज चेक की है, मुझे पता नहीं लिबरल का मतलब क्या होता है। हर टीचर का एक सिंपल, उनके पास एक आंसर जो की होती है, उसके अकॉर्डिंग्स में आपका आंसर है राइट, तो यू विल गेट द मार्क्स, सिंपल। और आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो भटका हुआ है क्वेश्चन से, यू विल नॉट गेट द मार्क्स, सिंपल। इसमें अब लिबरल चेकिंग, बहुत अच्छी चेकिंग, बहुत अच्छा पेपर था, पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत इजी था। पेपर जो टफ होता है तो भी 100 में 100 लोगों के आते हैं। पेपर जब इजी होता है, वो कैसा इजी टफ मुझे नहीं पता, कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसके लिए सब कुछ टफ ही है, और जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसके लिए सब इजी है।
तो ये यहाँ पे एग्जाम रूम के बारे में बताया. बट व्हेन यू एंटर द एग्जाम रूम, अब जब एंटर कर जाते एग्जाम रूम ने एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज, पहले से ही आप इमोशनल हो जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलियर, पहले से ही घबरा जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं फेल हो गया तो, मुझे नहीं आया आंसर तो. इमेजिनिंग फेलियर, ऑल ऑफ अ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल. तब क्या होता है, केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अब आपके दिमाग के अंदर, जो आपने बहुत सोच विचार के रिवाइज करके थॉट प्रोसेस सब लगाए थे, डर के मारे वो आप चीज़ भूल जाते हैं. ऐसा मैंने बहुत लोगों को सुना भी है ऐसा कहते हुए, जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं. और वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार जब हम बहुत डर जाते हैं ना, तब हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो वो याद नहीं आती है, तो हनुमान चालीसा भूल जाते लोग, मैंने देखा है, बिल्कुल भूल जाते हैं. तो वो क्योंकि उनको डर, वो याद ही उन्होंने इस चीज़ के लिए की थी कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं उसको बोलूँगा, पर उनको एक शब्द भी याद नहीं आता, वो कहते हैं ना स्तंभित हो जाते हैं. तो वो वाला प्रॉब्लम हम एग्जाम के दौरान पे बहुत सारे बच्चों के साथ नॉर्मल तौर पे पेश आता है. ऑल ऑफ अ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल. अब दिमाग में वो नहीं है, चीज़ गायब हो गई है. योर इमोशंस हैव बार्ड द वे. अब इमोशंस ने क्या किया, बार कर दिया. बार मतलब रोक दिया है. सिग्नल कैसे बार्ड हो जाते हैं, वैसे सिग्नल रुक गए. इमोशन ने अब काम कर दिया है बुद्धि के ऊपर. इमोशन और बुद्धि का युद्ध शुरू हो गया है. योर इमोशंस हैव बार्ड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर. आपका जो अंदर का दिमाग का बुद्धि का इन्फॉर्मेशन स्टोर था वो हो गया ब्लॉक, नेटवर्क हो गया बंद, डेटा ऊपर से रिट्रीव नहीं हो रहा है, यानी कि आप चले गए फ्लाइट मोड के ऊपर. डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप खुद को फाइंड करते हैं ऐसी स्थितियों में, कि ऐसा आप क्या कैसे कैसे रिएक्शंस आपके आते हैं, वो यहाँ पे फॉलोइंग वेज में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं. सबसे पहला, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट और थिंग्स. तब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों को, आपको अपना सीट नंबर तक नहीं मिलता है. जहाँ पे पहुँचने की कोशिश की थी पहले से ही घबरा जाते हैं, मैं कहाँ बैठूंगा, खिड़की के पास है, अरे यहाँ तो सर सामने ही बैठे हैं. वो आपको चीटिंग करनी ही नहीं है तो भी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अरे अगर फ्लाइंग स्क्वाड आई तो वो मुझे खड़ा करके मेरी चेक करे, मेरे को सब पूरा चेक करेंगे तो मैं क्या करूँगा. आपके पास चीटिंग नहीं है, डर क्यों रहे हो. वो तो मुझे खड़ा कर दिया तो मेरा 5 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं तो बहुत सारा लिखना चाहता था पर मैं लिख नहीं पाऊँगा, गला सूखने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं. तो वो सारी चीज़ें, तो आपको कॉन्सेंट्रेट पूरा ढंग से नहीं कर पाता. अब गलत सलत अपना रोल नंबर गलत लिख दिया तो घबरा जाते हो. योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली. और आपकी याददाश्त भी आपको मिस करती है. आपको लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली मतलब वो आपको नीचे 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 की तरफ लेके जा रही है, यानी कुछ याद ही नहीं आता, कुछ कौन सा पेपर है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, बिल्कुल भूल जाओगे. इमोशंस, डर के मारे इमोशंस, गट फीलिंग. नेक्स्ट है, यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रैस्प अ क्लियर थॉट. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है. नहीं यार पेपर तो करना ही करना है, डैडी को मुझे बहुत, अब की बार डैडी से तो बढ़िया वाला फ़ोन लेके ही मानना है, मम्मी को मुझे दिखा देना है. मम्मी मुझे बोलती है मैं पढ़ता नहीं हूँ, आलसी हूँ, तो मैं अब की बार माँ को दिखा दूंगा कि कितना मेहनती हूँ. मेरे टीचरों को, मेरे को नाम रोशन कर देना है, मेरे दोस्तों को मुझे बता देना है, मैंने मेरे मित्र को प्रॉमिस किया था अब की बार मैं उससे ज़्यादा अधिक मार्क्स लेके आऊँगा, मुझे कॉम्पिटिशन करना है, मेरे को सक्सेसफुल हो जाना है. ये सब इतना प्रेशर आप लेके बैठ जाते हो, डिफरेंट और थिंग आपके दिमाग में, और क्लियर थॉट वहाँ से निकल जाता है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ सोशल का और इंग्लिश का पेपर देके मुझे यहाँ से आराम से पूरा पेपर कंप्लीट करके शुद्ध चित्त मन से निकल जाना है. नहीं, वो नहीं आता, बाकी सब बातें ख्याल आती है. यू आर ऑफ्टन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दैट इज़ अनटिपिकल ऑफ यू. और ऐसे दिनों के अंदर जब एग्ज़ाम का फीवर चढ़ रहा होता है लोगों को, तो बहुत बच्चे देखो ना, जो टॉल सर्विसेज भी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है कि ताकि आप बात कर पाएँ उनसे. कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे तो ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं. अनक्लियर, अनडिसाइडेड, खाना क्या है वो भी डिसाइड नहीं कर पाते, पढ़ना क्या है, कोई बोलता है ये गाइड पढ़ लो, कोई बोला कैंप पढ़ लो, कोई बोला ओशन पढ़ लो, तो कैंप ओशन के बीच में लटक रहे होते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो फिर एंड में. और बुक पढ़नी है तो बुक में नहीं, इतना नहीं आएगा, अरे मेरे को पेपर आउट हो गया, किसी ने ये बोल दिया, तो वहाँ से किसी ने बोला इंपॉर्टेंट मिल गए हैं मुझे. तो ये सब फालतू चीज़ों के अंदर आप अटिपिकल, वो ये आपके लिए अटिपिकल, ऐसा आप कभी थे नहीं, पर यहाँ पे आप अनटिपिकल हो चुके हो. जिस टाइप के आप थे उससे बिल्कुल अलग हो चुके हो. यू मे नो लॉन्गर डू टास्क दैट वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर. अब ऐसे काम आप नहीं कर पाते हो जो कि आप बहुत आराम से पूरा कर पाते थे. ठीक है, नहाने में आपको पहले 7-8 मिनट लगते थे, तो अब आप 17-18 मिनट लगा रहे हो, आप ध्यान ही नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, डर गए हो,
तो बहुत चीज़ों के ऊपर आप जो बेसिक जो काम थे, खाना खाने के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा का समय चला जाता है, वेस्ट कर रहे हो खुद को, तो आप घबरा गए हो। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके साथ होती है, पूछ रहे हैं। यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग बट डोंट फिनिश एनी। बहुत सारी कोशिशें करते हो, बहुत सारी बुक्स ले आते हो, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे लोगों से कॉल करके इन्फॉर्मेशन, PDF, पुराने साल की जो पेपर स्टाइल है वो सब मंगवा लेते हो, पर कोई भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया तो खुद ही स्ट्रेस में आ गए हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको मजबूर करती हैं और हमारे दिमाग की मेंटल जो कैपेसिटी है उसको ब्लर कर देती है, बार कर देती है, और हमारा नेटवर्क सिग्नल चला जाता है एग्जामिनेशन के दौरान पे। एज अ स्टूडेंट आपको बताने के लिए ये ठीक है। अब यू स्टार्ट लॉट ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी। उसके बाद इफ येस, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर ये सब सच है, देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस। यहाँ पे इन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया, जैसे डॉक्टर ने हमको डायग्नोस करता है ना कि आपकी नब्ज तेज़ चल रही है, थोड़ा ज़ुकाम है, बदन में हरारत है, तो उसकी वजह से आपको, मुझे लगता है आपको कोल्ड और इन्फ्लुएंजा का असर आया है। फिर वो आपके ब्लड टेस्ट करके सैंपल को जांचते हैं तो पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक थियरी प्रोड्यूस की है, और ये अगर ऐसा सब आपके साथ होता है तो आपको क्या हो गया, दिस इज द साइन ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस। ये जो चैप्टर है उसका नाम भी वही है। तो मेंटल स्ट्रेस से हम कैसे लड़ेंगे, मैनेज करना स्ट्रेस को। साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू, वो पहले से ही अंदर है पर अब वो बाहर आ रहा है। द बेटर यू डील विद द स्ट्रेस, जितने अच्छे तरीके से आप डील करेंगे अपने स्ट्रेस को, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। उतना ही कम, जितने अच्छे तरीके से आप खुद को अपना डील करेंगे मेंटल स्ट्रेस से, मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्ट, उतनी ही कम मेंटल कैपेसिटी, आपकी जो बुद्धि है वो कम अफेक्ट होगी और वो अपना काम जैसा रेगुलर करती है वैसा ही करेगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प। अब ये कैसे करें तो उसकी एक्सरसाइज भी आपको बताइए। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलियंस। बहुत अच्छा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि अपने युद्ध जब लड़ने जाते हैं ना तो हमारे पास कुछ ढाल होती है, हम रेजिस्ट करते हैं। हम युद्ध आने वाले भालों को, तलवारों को भी एक चीज़ के लिए, हम खाली वॉर करने नहीं जा रहे, हम डिफेंस भी करते हैं खुद का। कोई हम पे हमला करता है हम उसको खुद को रोकते हैं। तो फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलियंस। स्ट्रेस रेजिलियंस का मतलब हम स्ट्रेस जब आए तो हम उसको रेजिस्ट कर पाए, स्ट्रेस हमारे अंदर न घुस पाए, उसको हम बाहरी ढाल से रोक लें। एंड रीबैलेंस योरसेल्फ, और खुद को वापस बैलेंस, अपना बैलेंस परफेक्ट बना दें। yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress। ये अगर हमारी मेंटल जो कैपेसिटी है वो पहले से ही स्ट्रेस की वजह से धीरे 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 करके कम होने लगी है, तो हम को ये पहले से ही इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारा दिमाग, बुद्धि उस लेवल तक पहुंच जाएगा ताकि हम अपने लेवल को स्ट्रांगली मेंटेन कर सके। अब ये जो अभी तक मैंने जो आपको बात करी है, अब हम आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ें ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करूँगा। पर ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, और मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, इसके 2 पार्ट हैं, रीड 1, रीड 2। दोनों हम पढ़ेंगे तो हमको ये विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि हम अभी राइट दिस मोमेंट हम सभी लोग अकेले बैठे हैं, अकेले हैं घर में, और हम लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप वगैरह व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो पॉसिबल हैं, बट फिर भी हम इतने दूर होने के बाद भी वी आर स्कैर्ड फॉर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी के लिए डरे हुए हैं, सही है। तो हम ज़िंदगी को कैसा बिल्ड करेंगे, कैसा करेंगे, बिजनेस कैसा होगा, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, वो तो बहुत दूर की बात है। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आने वाली फोर्टनाइट तक जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो वो स्ट्रेस लेवल इज़ बूमिंग अप देयर। तो उस टाइम पे मैं खुद पर्सनली चीज़ को बहुत बिलीव करता हूँ कि यू शुड मेडिटेट। थोड़ा समय आप मेडिटेट करें। इस चैप्टर के अंदर भी ऐसे इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो आपको कभी भी स्ट्रेस हो जाए लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है हम कोई अपनी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे और वो नहीं होता है, तो हमारी कहते हैं ना ये भगवान की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं थी। तो वो इच्छा के विरुद्ध हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम कहीं किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, नहीं हुआ। हम कोई जॉब लेना चाहते थे, नहीं मिली। हम किसी एक स्पेसिफिक लड़की से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई। तो ये सब स्ट्रेस के ऐसे बूमर्स हैं कि जो आपको परेशान करते हैं। तो आप उस स्ट्रेस को लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसी कोई बहुत बढ़िया जो स्ट्रेस थियरी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। आप एक पानी से भरा हुआ ग्लास एक बच्चे को पकड़ाया, बोले आप इसको पकड़िए। तो उसको पूछा भार इसका कितना भार है, तो बोले सर कोई भार नहीं है। ठीक है, 10 सेकेंड तक पकड़िए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बच्चे ने आराम से पानी का ग्लास वो पकड़ के खड़ा किया। अब वो पानी का ग्लास एज इट इज़ वही का वही था। अब वो बोले इस जो पानी का ग्लास है इसे आप कम से कम
8 आवर्स के लिए हाथ में पकड़ के एज इट इज़, जैसे अभी खड़े हो वैसे खड़े हो जाओ। तो वो बोल रहा है सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं मैक्सिमम 1-1.5 घंटा ही पकड़ पाऊंगा, फिर मेरा हाथ इसको झेल नहीं पाएगा। तो बोले आपने तो बोला भारी नहीं है, पर वो भारी नहीं है वो बात सच है, पर हम उस स्ट्रेस को, कितना भी स्ट्रेस है वो एक लेवल पे अगर वो पड़ा रहा तो वो इट विल रेज इट्स वेट, वो अपना वेट बढ़ा देगा और हमारे सर पे चढ़ जाएगा। छोटे से भी हम स्ट्रेस लेके बैठ जाओगे ना तो वो स्ट्रेस विल गो अराउंड एंड अराउंड इन आवर माइंड और इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू किल अस। तो हम ये चैप्टर में यही सीख रहे हैं कि हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस को डिस्ट्रेस नहीं करना है, दबा नहीं देना है। स्ट्रेस को या तो एग्जर्ट कर देना है, बॉडी में से जाने देना है पूरे तरीके से, या फिर उसको हमको ग्रूम करके किसी और बेटर क्वालिटीज़ के अंदर हमको अपने आप को पहुंच जाना है। तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सारी के सारे फैसिलिटीज़ और आइडियाज़ इसी चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। दिमाग को फ्लेक्सिबल तरीके से एडजस्ट और अडेप्टेबल कैसे हम करेंगे, एक्लेमेटाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉपिक इसी के अंदर ही। अब हम क्या करना चाहिए वो हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉप ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे और उसके बाद भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर हमारे पास है सेल्फ हिप्नोसिस, खुद को ही हम हिप्नोटाइज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हमको वील गेट टू नो मोर अबाउट इट। इसी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 भी शायद इसका हम करेंगे आराम से, धीरे धीरे और बहुत ही शांति से इसे समझना है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आज के लिए इतना बहुत है। तो आप भी अपना स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन कीजिए। मिलते हैं, गुड डे।